हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक का आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और ये आपका सेट 2 है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। जितना भी 70 क्वेश्चन करवाएंगे उतना क्वेश्चन का आप लोग लिस्ट तैयार कर लीजिए 1 से लेकर के 70 नंबर तक, और कमेंट करके बाद में बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, वीडियो को पूरे मन से देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा ना उसको आप लोग स्टार मार के कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग आगे भी उसको रिवाइज कर सके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। और पहले बात तो आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर जो मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपको व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है। क्यों ग्रुप में जुड़ना है? क्योंकि आपको ग्रुप में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लास रिलेटेड, और जो भी नोट्स वगैरह जो भी मिलेगा सारा चीज हम आपको उसमें बता देते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। ये नहीं कि 10 सेकंड आगे कर दे 20 सेकंड आगे, नहीं, पूरे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे करते चलिए। भले दोगुना स्पीड में देखिए लेकिन बढ़िया से देखिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी के परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है। देखो यहाँ पर किसकी बात आया? धातु की। किसका बात आया? धातु की। तो धातु पूछेगा तो आपको अल्युमिनियम ऑप्शन में ढूंढना है। तो मिल रहा है, तो हाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन लगाना होगा। क्या चीज? पृथ्वी के परत में सर्वाधिक पाए जाने वाला अगर तत्व है तो सिलिकॉन, धातु है तो क्या मानेंगे? अल्युमिनियम। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ए नंबर याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक होता है। देखो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात है 2021 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। 21 में पूछा है और 22 में पूछा है, ठीक है। और 2025 का जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ ना उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक है। तो मैग्नीशियम जो प्रमुख संगठन है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। और पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो किस जैव अणु का मैग्नीशियम प्रमुख संघटक है? तो क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? जो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में पूछा हुआ भी है, केमिस्ट्री में पूछा हुआ है, और मैट्रिक में पढ़े होंगे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों से, किसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? देखिए किसका उपयोग निम्नलिखित में से अग्निशामक के रूप में होता है? तो देखो अग्निशामक के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं प्यार बच्चों वो हम लोग क्लोरोफॉर्म का क्या से बोलते हैं? अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जिसका व्यापारिक नाम पायरिन होता है। क्या चीज होता है? पायरिन, यानी कि आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। थोड़ा ये विषाक्त जैसा होता है प्यार बच्चों, जिसका थोड़ा उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन बहुत जगह पर देखिएगा कोचिंग वगैरह में तो रहता है ये वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो अग्निशामक के रूप में उपयोग होता है। और इसका व्यापारिक नाम क्या चीज है? तो इसका व्यापारिक नाम पूछा जाता है बोर्ड में तो आपको याद रखना है पायरिन होता है। और ये क्या चीज है? ये क्लोरोफॉर्म है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। और ये आपका मेथेन है तो ये वाला भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफेलिक कोलाइट नहीं है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लाइफेलिक कोलाइट नहीं है? लाइफेलिक कोलाइट वे होता है जो परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड विलयन बना देता है। यानी कि कोई भी दो पदार्थ द्रव के साथ आसानी से कोलाइड विलयन बना लेगा वो लाइफेलिक कोलाइड होता है। तो बताइए कौन द्रव नहीं मतलब कि लाइफेलिक कोलाइड बनाता है? तो दूध भी बना लेता है जो कि परिक्षेपण माध्यम के साथ में संपर्क आ जाता है। मतलब एक द्रव है दूसरे द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आ जाता है। खून भी वैसा ही है, खून भी वैसा ही है, लेकिन कुहासा जो है प्यार बच्चों ये देखिएगा तो वातावरण में रहेगा, हवा में रहेगा। तो क्या है ये परिक्षेपण माध्यम में संपर्क में आ रहा है? नहीं, ये होगा लाइफोबिक कोलाइड, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा। ये क्या होगा? लाइफोबिक कोलाइड, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं की बात, तो नहीं में हो जाएगा सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म चार गो होता है: हिमांक में अम्लवन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब
और पास किताब में अपना मानी 4 गो होता है। तो वहीं पूछा गया कि अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है, तो क्वथनांक में उन्नयन जो है प्यारे बच्चों ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेगा। ठीक है, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो कौन अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म वह गुण होता है जो बेलियन उपस्थित बेले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि इसके प्रकृति पर। यानी कि बेले में उपस्थित कणों की संख्या ना उस पर निर्भर करता है अनुसंख्यक गुणधर्म। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। रोज क्लास की जगह तो आपका क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि घोलक। घोलक को एक और नाम हम लोग कह सकते हैं विलायक। घोलक को एक और नाम क्या दिया जा सकता है, विलायक भी इसको बोल सकते हैं। क्या चीज, विलायक। हाँ, विलायक भी हम लोग बोल सकते हैं। विलायक या घोलक एक चीज होता है। तो विलायक के 1 केजी में, यानी कि 1 केजी का मतलब 1 केजी का मतलब 1 किलो, ठीक है, या 1000 ग्राम में उपस्थित घोल के मोलों पर मोल घोल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी कि पूछा जा रहा है किसी विलायक में 1000 ग्राम में या 1 केजी में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या। कैसे घोल मतलब जैसे कि चीनी की जो संख्या होगा उसके कान की संख्या, घोल का मतलब बेले जो घुल जाए, घोलने का मतलब बेले जो घुल जाए, कि मोलों की संख्या क्या होगा, संख्या को क्या कहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोललाता। क्या बोलते हैं, मोललाता। और मोलारता किसको कहते हैं, जब लीटर की बात आता है। क्या चीज, जब लीटर की बात आएगा ना प्यारे स्टूडेंट, तो आपको लगा देना मोलारता। लेकिन जब भी बात आएगा प्यारे बच्चों मोलारता के, तो वो केजी या तो 1000 ग्राम होगा। ध्यान रहेगा ये 2 बात, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 केजी में पूछा, इसीलिए मोलारता हो जाएगा सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। कोलाइडे कणों का आकार होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर कोलाइडे कणों का आकार पूछा गया है और ये बोर्ड में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, कोलाइडे कणों का आकार कितना होता है। और कोलाइडे कण जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 की घात -7 सेंटीमीटर होता है। और इसको नैनोमीटर में देखिएगा प्यारे बच्चों, तो नैनोमीटर में 1 nm से लेके 100 nm तक, कितना प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 100 nm मीटर में देता है इसका मान। ये भी सही है, दोनों सही है। यानी कोलाइडे कणों का आकार निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक। और अगर नैनोमीटर की बात करेगा ना, तो आपका 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइडे कणों का दोस्तों आकार। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, तो अवश्य रूप से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और जितना करवाते हैं अगर करते चलते बोर्ड में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है 100%। ठीक है, 70 में 70 ठोक के आएंगे। अगला देख लीजिए, स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है। कंफ्यूजन वाले बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आया है, फाइनल में भी आया है, सेंटअप में भी आया है, सप्लीमेंट्री में भी आया है, मासिक में भी आया है, और आपका क्या बोलते हैं त्रैमासिक में भी आया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं प्यार बच्चों किसका, डायस्टोज का। क्या सोच रहे हो, डायस्टोज। तो सुनिए, एमाइलेज और डायस्टोज जो है इसी का उपयोग किया जाता है स्टार्च के जल अपघटन में। स्टार्च का मतलब क्या चीज होता है, किसी को पता है, स्टार्च का मतलब क्या चीज होता है, स्टार्च के पहले फार्मूला जान लीजिए। स्टार्च के जल अपघटन से पहले बात तो 2 चीज मिलता है। क्या चीज मिलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। कौन मिलता है, ग्लूकोज और माल्टोज, किसके अपघटन से, तो स्टार्च के जल अपघटन से। ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज और माल्टोज। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसको डायस्टोज या एक और नाम अभी बताए थे प्यार बच्चों, क्या चे नाम है भूल गए, लीजिए। डायस्टोज एक और नाम होता है, थोड़ी देर पहले बताए थे। स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो डायस्टोज आप लोग को हमेशा याद रखना। हाँ, याद आ गया, एमाइलेज, इसको एक और नाम कहा जाता है एमाइलेज। देखिए मैं सारा कंफ्यूजन दूर करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है आपको। ये स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, पहली बात ग्लूकोज और माल्टोज प्राप्त होता है। और ये मेरे प्यार बच्चों डायस्टोज होता है, इसको एमाइलेज भी कह सकते हैं। ये उत्प्रेरक उपस्थिति में होता है तब स्टार्च देता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधे आपके बोर्ड में लड़ जाएगा, इसलिए अगर आपको नहीं याद है तो कॉपी में स्टार मार के इसको लिख के नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। देखिए अल्कोहल में क्रियाशील मूलक कौन रहता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो अल्कोहल में क्रियाशील भाग की बात करें तो ये आपका कीटोन में पास जाता है या एल्डिहाइड में भी हो सकता है। ये एमीन है जो कि आपका होगा नहीं, और यहाँ पर एल्डिहाइड है तो ये वाला होगा ही नहीं। देखो मैं इसको क्यों बोल दे रहा है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, क्योंकि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप का आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, इसलिए मैंने इसको बोल दिया एल्डिहाइड और कीटोन कुछ का भी हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा था एल्कोहल का, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। और पिछला वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि प्राथमिक एल्कोहल का क्या होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपका इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, CH2OH, ठीक है। ये क्या चीज है, प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का क्रियाशील मूलक एकदम 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम क्लियर रखिए। ये सेकेंडरी अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, किसका, सेकेंडरी अल्कोहल का। ये किसका है, तो प्राथमिक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। और ये बोर्ड में छापने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा। थोड़ा विशेष रूप से इसलिए बता देता हूँ, हर बार बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा तो आप लोग आसानी से टिक कर सके, क्योंकि बोर्ड मॉडल है, महा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, कि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन को कई बार पूछा है मॉडल पेपर में। अगला देखिए, रासायनिक अधिशोषण की दर होती है। देखिए रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, बताइए, सोचिए थोड़ा। रासायनिक अधिशोषण होगा तो उसमें क्या होगा। पहली बात, रासायनिक अधिशोषण होता क्या है, तो ध्यान सुनिए। जब अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, अधिशोष मतलब चिपकने वाला, अधिशोषक का मतलब ये जब चिपकेगा तो उसके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो रासायनिक अधिशोषण की दर कैसी होती है, दाब बढ़ने से कभी घट ही नहीं सकती है। दाब पर निर्भर नहीं करती, तो होगा ही नहीं। दाब बढ़ने, एक वायुमंडलीय दाब पर अत्यधिक दाब होते नहीं। देखो हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया डी नंबर में, यानी कि रासायनिक अधिशोषण में अगर देखेगा तो दाब बढ़ाएंगे ना, तो दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ने से वो सीधे बढ़ती है, कौन, तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है दाब बढ़ने से सीधे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इस वाला आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि रासायनिक अधिशोषण में दाब बढ़ने से उसका मान बढ़ जाता है। क्या होता है, दाब बढ़ेगा ना तो रासायनिक अधिशोषण में और ज्यादा क्रियाशीलता है, जिसके कारण उसका मान और बढ़ेगा। किसका, रासायनिक अधिशोषण में। थोड़ा ध्यान रखें, दाब ज्यादा लगाएंगे तो और बढ़ेगा इसका मान। 11 नंबर कहा जा रहा है कि पारोलिनियस अम्ल में होता है। ये पारोलिनियस अम्ल क्या है, तो सुन लीजिए। पारोलिनियस अम्ल जो होता है लाकड़े के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। किससे, लाकड़े जो होता है ना, जो जंगल में होता है, आपके पास ये सबके पास लकड़ी है, घर में होगा, तो लाकड़े के शुष्क आसवन से बनता है पारोलिनियस अम्ल। और पारोलिनियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। क्या, 10% एसिटिक अम्ल, हाँ। और इसमें 84.5% क्या चीज होता है, तो इसमें जल होता है। पारोलिनियस अम्ल में 84.5% जल होता है, 10% एसिटिक अम्ल होता है और 5% मेथनॉल होता है। क्या चीज होता है, 5% मेथनॉल होता है और 1.5% एसीटोन होता है। ध्यान से समझिए, पारोलिनियस अम्ल में रहता है तो 10% एसिटिक अम्ल और इसमें लगभग 84.5% जल होता है और 5% आपका होता है इसमें आपका क्या चाहिए, मेथनॉल, 1.5% एसीटोन। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना, पारोलिनियस अम्ल में होता है तो क्या चाहिए होता है, 10% एसिटिक अम्ल। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, नहीं बोलना है। पारोलिनियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल रहता है और ये पारोलिनियस अम्ल जो होता है लाकड़े के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे अवकृत करने पर सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी अमीन, बता दो। किसको अवकृत करेंगे ना तो सेकेंडरी अमीन प्राप्त होगा। तो किसको, तो नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल से प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, जो कि पढ़ाया हूं, तो ये नहीं होगा। नाइट्राइल का अगर हम लोग अगर मान लीजिए अवकृत कर देंगे ना तो प्राइमरी अमीन प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए सेकेंडरी अमीन। तो नाइट्रो यौगिक का भी नहीं करेंगे, कार्बन एमिन तो ये होगा नहीं, तो दूसरा विक्रिया है एमाइड, हाँ ये हो सकता है, NH2CO, इसको अगर हम लोग करेंगे ना प्यारे स्टूडेंट्स, क्या चाहिए, अवकृत लिथियम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग अवकृत करेंगे ना तो ये आपका दे देगा सेकेंडरी अमीन। याद रखिए, तो राइट आंसर आप लोग डी नंबर लगा दीजिए। थोड़ा ये बात को याद रखिएगा, या तो आप लोग याद कर लीजिए कि सेकेंडरी अमीन प्राप्त किया जाता है
तो एमाइड को एवेक्रेट कर करके क्या करके एवेक्रेट, इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है पता है ना किसी को? सीओ लगा दीजिए पहले, बाद में कोई दिक्कत नहीं, ये होता है इसका क्रियाशील मूलक, ज्यादातर लास्ट में देता है NH2CO। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कहा जा रहा है कि गन्ने के चिन्ह जिससे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, सुक्रोज इसी को कहा जाता है। हाँ, तो गन्ने के चिन्ह के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? इसके पहले क्वेश्चन आता है कि स्टार्च, जिसको एक और स्टार्च के लिए बताता है, और स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड होता है, बताने भूल गए तो उस समय थोड़ा विशेष ज्यादा ज्ञान देता हूं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छा से क्लियर रहे। अब इसको गन्ने के चिन्ह को और क्या नाम दे सकते हैं? सुक्रोज भी दे सकते हैं। सु का मतलब बहुत सुंदर, ध्यान रखिए, सुक्रोज, ठीक है, इसको सुक्रोज भी कह सकते हैं। गन्ने के चिन्ह के जाल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो आपको याद रखना है यहाँ से सुक्रोज का मतलब GF, क्या चीज? GF। क्यों GF? गुड फ्रेंड, देखो, जी से ग्लूकोज खोज लो, F से फ्रुक्टोज खोज लो। सुक्रोज जहां पर मिलेगा, गन्ने का चिन्ह कैसा होता है? मीठा, मीठा का मतलब गुड फ्रूट, ठीक है, तो यहाँ पर गुड फ्रूट याद रखिएगा ट्रिक। तो यहाँ से आपको ग्लूकोज जी से और F से फ्रुक्टोज, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से मैंने ट्रिक के साथ करवा दिया, ठीक है। यानी कि सुक्रोज के जल अपघटन से मिलता है तो GF मिलता है। GF का मतलब गुड फ्रूट, शॉर्ट में याद रखेगा। और G का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज है, F का मतलब फ्रुक्टोज है। हो गया ट्रिक। अरे एक थोड़ा देर पहले मैंने करवाया था कि स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त हो रहा था GM, इन्हें प्राप्त हो रहा था ग्लूकोज और माल्टोज। तो GM वहां पर प्राप्त हो रहा था और यहाँ पर GF प्राप्त हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इतना बढ़िया ट्रिक दे दिया हूं ना कि आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर इसको क्लियर कर लीजिएगा प्यार बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता एग्जाम में। तो गन्ने के चिन्ह के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। और इसमें कौन सा उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? तो इनवर्टेज। देखो इतना ज्ञान दे रहा हूँ प्यारे बच्चों इसीलिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बड़े बढ़िया से क्लियर हो जाए। उस पे ध्यान से, ऐसे भी होते हैं महागधा लोग बोल सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, तो बस उसका आंसर याद करेगा और विशेष ज्ञान जो दे रहे हैं ना उसको इग्नोर करेगा। तो वैसे स्टूडेंट को चाहिए मेहनत करने की जरूरत है। देखो एंजाइम है, देखिए एंजाइम क्या है प्यारे बच्चों, तो पहली बात एंजाइम क्या है, तो बहुत हौला क्वेश्चन है। प्रोटीन है, प्रोटीन है, कमेंट करना। तो और सभी बच्चों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। जो विद्यार्थी टॉपर लिस्ट का तैयारी करना चाहते हैं कि उनका बोर्ड में लगभग 95% से अधिक स्कोर आए, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है अगर आप बेहतर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस नंबर पर नोट्स के, अगर आपके पास नहीं है गेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% लाता है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। 101% हर साल लाता, मैं आपको हर साल का प्रूफ दे सकता हूँ। बस अगर मेहनत करने वाला स्टूडेंट है ना, तो ये सारा ही काफी है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ तो दिखा दूंगा। कितना विद्यार्थियों को विश्वास में नहीं होता है, तो वैसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो विश्वास ना करे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? एंजाइम का प्रोटीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, घनाकार क्रिस्टल में प्रेरक। पहले बात क्रिस्टल की बात आएगा, तो क्रिस्टल आपका 4 प्रकार के होते हैं, जिसे रावा भी कहते हैं। पहला होता है धातुए क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और सांस क्रिस्टल। क्या होगा टोटल? तो टोटल क्रिस्टल की संख्या क्या हो गया प्यारे बच्चों, बताइए। टोटल क्रिस्टल की संख्या आपका हो गया कितना? तो 4 गो हो गया। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है घनाकार क्रिस्टल क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या। तो घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या आप लोग देखिएगा तो आपका लगभग क्या हो जाएगा? तो 3 गो हो जाएगा। कौन कौन? FCC, BCC और FCC, तीनों होता है घनाकार में। अगर कुल बृहद जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 गो। और सबसे ज्यादा बृहद जालक संख्या किसका होता है? तो ऑर्थोरॉम्बिक का होता है। इतना अगर याद है ना, तो इस चैप्टर से, पहला चैप्टर से, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा क्रिस्टल के बारे में, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रिक के साथ, बस मेहनत करते चलिए। अगला देख लीजिए, एक अष्टफलक रिक्त में कितने गोलों की आवश्यकता होती है? एक अष्टफलक के बाद जब भी आएगा तो अष्टफलक में पता है हम लोग को क्या होगा, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, यानी कि आप लोग देखेगा तो त्रिकोण में, त्रिकोणीय रिक्त के लिए कितने गोलों की आवश्यकता? 3 गोला की आवश्यकता। चतुष्कोणीय के लिए कितने गोलों की आवश्यकता? 4 गोला की आवश्यकता। अब हमको बनाना अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय बनाने के लिए ना आपको घर में 3 गो लड्डू होगा, 3 लड्डू को उठाइए, इस प्रकार से रखिए 3 गो, फिर 3 गो रखिए इस प्रकार से, 1 गो, 2 गो, 3 गो। जो इनके अंदर में जो संरचना बना होगा ना, वो अष्टफलकीय बना होगा। यानी कि गोलों की संख्या कितना हो गया?
छह गो, यानी कि एक अष्टफलक के रिक्ते बनाने के लिए आपको 6 गोलों की आवश्यकता होगी। भले क्वेश्चन में आपका अष्टफलक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर गोलों की आवश्यकता मात्र 6 गो होता है। अगर आपके पास 6 गो गेंद है या आपके पास 6 गो, आपके पास मान लीजिए लड्डू है, तो आप लोग प्रयोग करके खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गोलों की आवश्यकता पड़ेगा, तो 6 गोलों की। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या भी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 लोगों से ये जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए इतना गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर आप एसी में बैठ के भी नहीं पढ़ रहे तो समझिए आपसे गधा और मूर्ख कोई नहीं है जो छोड़ के चल जाते हैं। आप लोग तो देख रहे हैं कितना मेहनती लोग हैं। देखिए, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, बताइए। शॉर्ट के दोष क्या होता है, शॉर्ट लग जाता है, प्लस माइनस गायब हो गया। बताओ, एक रूम से एक गैस और बॉयज निकल जाएगा शॉर्ट करके, तो बताइए रूम में विद्यार्थियों की संख्या 2 को घट गया ना, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। क्या होता है, शॉर्ट के दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। देखिए, 7 से शॉर्ट की 7 से शॉर्ट करना, फास्ट से फ्रेंकल, फास्ट से फंसना। फ्रेंकल का मतलब क्लास के रूप के अंदर इकाई पर जाके छिप जाना, तो फ्रेंकल में भी वैसा ही होता है। कोई धन आयन या ऋण आयन जो होता है क्रिस्टल के अंदर इकाई पर जाकर छिप जाता है, तो फ्रेंकल दोष में होता है। और शॉर्ट के में कोई एगो प्लस और एगो माइनस निकाल के भाग जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा, इसीलिए शॉर्ट के दोष इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। देखिए, फेरो चुंबकीय की बात करेगा ना मेरे प्यारे लाल, तो थोड़ा याद रखना मैग्नेटाइट फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है। आपको अगर मैग्नेटाइट फेरो चुंबकीय पदार्थ है तब तो फार्मूला नहीं याद है। अरे प्यारे लाल, फार्मूला नहीं याद है, आपको याद रखना है दो ये चीज, 23-34। क्या चाहिए, 23-34, ये क्या चीज है, 23-34 का हम क्या करेंगे, बहुत काम आपको करना है इसमें। आपको तो पता है कि यहाँ पर आपको Fa और O ये इन होता है, मैग्नेटाइट लोहा में एस, तो Fe में आपको 2 लगेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन में 3 लगाएगा, 23 को, तो ये हो जाएगा किसका फार्मूला, ये हो जाएगा हेमाटाइट का, क्योंकि हेमाटाइट का हमको नहीं चाहिए, मैग्नेटाइट का चाहिए। तो यहाँ पर Fe लगा देंगे और यहाँ पर O लगा देंगे, तो सब सूत्र लगाइए 3 और यहाँ पर 4, ये हो जाएगा मैग्नेटाइट का फार्मूला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। और यहाँ पर फेरो चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। अगर ये वाला पूछेगा हेमाटाइट, ये तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। भले ये लौह चुंबकत्व का अणु है, लेकिन इसको प्रत्यय में नाम ले लेते हैं, क्योंकि प्रतिचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। इसको ऐसे तो हम बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे लौह चुंबकीय, फेरो चुंबकीय, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट को फेरो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, तो याद रखेगा। ठीक है, और निकेल, कोबाल्ट ये सब भी मैग्नेटाइट ही होता है। ठीक है, फेरो चुंबकीय ही होता है। इसके अलावा और कौन एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिए। चलिए आगे चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, होप वेद द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। देखिए, होप होप पराक्रम में किसका उपयोग किया था, तो होप पराक्रम में हम लोग अल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, किसका, और बताना थर्माइट विधि में किसका यूज करते हैं, पढ़ाया हुआ चीज है, तो बता दो। यहाँ पर होप में हारमोनियम का यूज करेंगे, किसका, होप वेद में किस धातु का शोधन होता है, तो याद रखिएगा अल्युमिनियम धातु का शोधन होता है। दैट मींस ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिंक का मुख्य है, इसका क्या होता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अल्युमिनियम का तो पता होगा सबको, बॉक्साइट। कॉपर का पता होगा, कॉपर पाइराइट। और लोहा का पता होगा, हेमाटाइट। है ना इतना पता, अरे पता ही होगा, मेहनत करते हैं तब, और नहीं करते तो मेहनत करिए, हम तो करवा रहे हैं, रोज क्लास कीजिए। और देखिए देखिए, सबसे कम क्वथनांक वाले गैस क्या कौन है, तो देखो सबसे कम क्वथनांक वाले जो गैस होता है ना, वो आपका हीलियम होता है। 283 क्वथनांक होता है इसका लगभग। देखिए 283 माइनस में है। और दूसरा बड़ा कारण है कि ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय का मतलब वर्ग 18 के तत्व, और वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय, अक्रिय, नोबल, शून्य वर्ग के तत्व, हीलियम परिवार सब कहा जाता है। 6 गो नाम इसका है। और इसका क्वथनांक कम है, क्योंकि यहाँ पर इसका देखिएगा ना, तो इसका जो क्वथनांक है -283 केल्विन है। तो ये माइनस में होने के कारण इसका जो क्वथनांक है सबसे कम है। तो यहाँ पर हीलियम देख लीजिए, बी नंबर मिलेगा। हीलियम का फार्मूला He होता है, और इसका क्वथनांक कम होता है, इस कारण से इसको वायुयान के टायरों में भरा जाता है, और ये बहुत सारा यूज होता है, बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेगा। इसका आयनन एंथैल्पी भी कम होता है। अरे बहुत बढ़िया है, थोड़ा ध्यान रखे, मेहनत कीजिएगा ना, तो धुआं धुआं आप लोग कर दीजिएगा एग्जाम। इतना ज्ञान देते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और आर्गन जो होता है, ये क्या चीज होता है, तो बल्ब बल्ब जो होता है ना, जैसे ट्यूबलाइट है, तो जो होता है उसमें भी आर्गन गैस भरा रहता है। अब हाइड्रोजन को देखिएगा, तो हाइड्रोजन तो कुछ है नहीं, और नाइट्रोजन तो आपको पता है खाने वाले चिप्स में भरा रहता है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन
सिर्फ एक ऑक्सीजन अम्ल बनाता है, सिर्फ एक ऑक्सीजन अम्ल बनाने वाला पता है कौन है? बताइए कौन है जी? एक सिर्फ ऑक्सीजन अम्ल बनाएगा, वो आपका HOF बनाएगा। क्या बनेगा? HOF। तो इसका नंबर क्या चाहिए? हाइड्रो ऑक्सी फ्लोराइड ऐसे नाम इसका है। तो ये वाला जो होगा फ्लोरीन जो होगा सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाएगा, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत सारा अम्ल बना लेगा। जैसे कोई HCl बना लेगा, HI बना लेगा, बहुत सारा बना, HBr बना लेगा ये, और क्या बना लेगा? बहुत सारा बना लेगा ये HBr बना लेगा, बहुत सारा अम्ल बना लेता है। लेकिन ये जो है प्यारे बच्चों सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, वो सिर्फ एक फ्लोरीन है जो एक ऑक्सी अम्ल, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। कौन? तो फ्लोरीन। बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे लाल, एग्जाम में धुआं धुआं करिएगा। तो राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इग्नोर नहीं। देखिए ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाला सल्फर डाइऑक्साइड को ध्यान रखना है। ये थोड़ा रट ही जाओ, अरे क्या दिक्कत है ऑक्सीकरण निकालना? आपको बस याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड को न जल पर एकत्र किया जा सकता है, और साथ में प्यारे बच्चों ये ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि SO2 को जल पर एकत्रित किया जा सकता है, तो कहोगे हाँ, नहीं एकत्र किया जा सकता है। मान लीजिए जल पर को एकत्र कर देंगे ना तो नहीं हो पाएगा। H2O से क्रिया करके ये आपका बना देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। अच्छा ऐसा बात है, तो ये जल पर एकत्र नहीं होता? तो नहीं रे मेरे प्यारे लाल, नहीं होता है। देख लो H2SO4 बना लेगा। इसीलिए बात को थोड़ा ध्यान रखिए, ये कभी भी आपका कर ही नहीं सकता वो काम जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कौन रंगीन है? देखो रंगीन की बात किया जा रहा है, तो आप लोगों को याद रखना कौन रंगीन है। तो रंगीन आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या चाहिए? रंगीन है, रंगीन ये है। और ये सब क्या चीज है? ये सब रंगहीन है। क्या चीज है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है। इसका रंग होता है भूरा कलर का। कैसा होता है? भूरा कलर का इसका रंग होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन रंग होता है इसमें। इसीलिए राइट आंसर B नंबर होगा। याद रखिए बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं कीजिएगा ना तो आप इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा, एग्जाम तक हेल्प मिलेगा। बहुत कम स्टूडेंट मेहनती मैंने अभी तक जिंदगी में देखा है। ठीक है, बाकी तो बहुत जगह गोबर करने से स्टूडेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, मेहनत ना करने वाला, सिर्फ मोबाइल से पैसा जीतेंगे वो लोग। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है, हर जगह ऐसा है। ठीक है, बहुत पढ़ने वाले कम ही लोग होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D की घात 1 - 10 NS की घात क्या चाहिए होता है? 0 से लेके 100 तक। 0 NS2 लेकिन यहाँ पर देखिएगा NS2 नहीं है, यहाँ पर 0 से लेके 1 और 2 भी हो सकता है। ये आप लोग शायद जानते होंगे, बस इतना ही पकड़ने के लिए काफी है। ज्यादा लंबा दिखेगा ना तो समझ जाओ यही आंसर है। फिर भी आपको याद रखना, रटना नहीं है, सारा चीज पढ़ना हुआ है। तो ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंगनीज में कौन सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है? मैंने निकाला मैंगनीज ऑक्साइड होगा, कहाँ पर गया? मैंने निकाल रखा है, निकालने के लिए सिखाया हुआ है कि मत चैप्टर 11th में भी बेसिक है और 12th में भी पढ़ा है। ज्यादातर 11th में ही पढ़ना है मैंगनीज ऑक्साइड का ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलता है। अरे 11th ना पढ़े हैं क्योंकि हम 11th में फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर मान के चले थे, तो भुगतो। अब इसका होता है क्यों होता है, +2 निकलेगा इसका, क्यों होता है उसके लिए अलग से क्लास दे देंगे, देख लेना। इसका सबसे कम न्यूनतम संख्या होगा एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कौन नहीं है? देखिए एक्टिनाइड का मतलब समझते हैं, ये एक ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं, जिसमें 2 श्रेणी है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। लेंथेनाइड में 14 तत्व है और एक्टिनाइड में भी 14 तत्व है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपसे कहा जा रहा है कौन एक्टिनाइड नहीं है, मतलब कि इसमें वो लेंथेनाइड का तत्व है। तो देखो क्यूरियम जो है क्या चीज है कि क्यूरियम क्या है? तो एक्टिनाइड तत्व है। कैलिफोर्नियम क्या है? कैलिफोर्नियम जो है अभी आपका एक्टिनाइड ही है। यूरेनियम क्या चीज है जो कि महंगे धातु है बाजार का, ये भी आपके एक्टिनाइड ही है। लेकिन टर्बियम जो है ना मेरे प्यारे लाल, ये आपका लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड ये क्या चीज है? लेंथेनाइड है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये ब्लॉक का तत्व है जिसे अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये एस ब्लॉक डी ब्लॉक के नीचे में होता है, जानते होंगे डी ब्लॉक से ही कट के आया ये ग्रुप, क्योंकि ज्यादा चौड़ा ना हो सके परियोडिक टेबल, इसलिए इसको नीचे रखा गया है।
हो सकता है कि एक ब्लॉक के तत्व को नीचे क्यों रखा गया है और एक ब्लॉक के तत्व का अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए। अगला देखिए, कौन सा आयन रंगहीन है, कौन है रंगहीन है, मतलब कलर इसमें नहीं है। बताओ किसमें कलर नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा ना, तो एक बात आपको पता चलेगा, रंगहीन जिस रंग किसमें नहीं होता है, सोचो पहले रंग किसमें नहीं होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है ना, अगर वो अस्थाई है ना, तो वो रंगहीन है, मतलब रंग नहीं है, हाँ रंग ही नहीं है। अब देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला में आए, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29, अच्छा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता है, हाँ तो पता नहीं था, तो तर्जुम क्या कर रहे हो, 29 होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एगो प्लस है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, जिस पर प्लस दिख रहा है ना सब इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। एगो प्लस है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, दो गो प्लस है कोबाल्ट पर तो दो गो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, निकल पर एगो इलेक्ट्रॉन है, दो गो इलेक्ट्रॉन है, दो गो इलेक्ट्रॉन तो दो गो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, एफ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। पहले हमको चेक करना है कॉपर का, तो कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा, लास्ट में इसका किसका देखो, हमको पता है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का है, समझने का प्रयास करोगे तो क्या दिक्कत है, हमको पता है साधारण स्टूडेंट है जो थोड़ा 11th वगैरह ना पढ़े, थोड़ा ज्यादा गहराई में नहीं पढ़े, उसको काम समझ में आ रहा है, लेकिन समझने में तुमको पैसा लग रहा है, समझो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा टाइम दो। देखिए इसका होता है इलेक्ट्रॉन विज्ञान, आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास Ar 3s1 और 4d10, यही ना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, आर्गन का 18 होता है ना, 18 होता है ना, नोबल कैसा है, 18 1 19 19 10 29, 29 सही है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग कर देगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसके डी में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 10 गो, और 10 गो रहेगा मेरे प्यारे लाल, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो डी में 5 गो कमरा होता है, तो प्रत्येक के पास एक का गो होगा, ठीक है, समझिएगा क्या है इसके पास, एक एक के पास, एक सबके पास है, तो सबके पास है तो बेचारा खुश हो गया, और खुश हो गया मतलब अस्थाई हो गया, सबके पास एक का गो जोड़ा है, ठीक है, सब डबल डबल है तो सब खुश हो गया, तो खुश हो गया तो ये रंगहीन हो गया, इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, इसीलिए यहाँ पर आपका कॉपर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊपर से चल गया, ऊपर से पता है हमको, जो मेहनत करता है उसी को समझ में आता है, क्वेश्चन समझना तो लगातार क्लास कीजिए, स्पेशल से वीडियो के मांग लीजिए, हम दे देंगे समझा के। आयन प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन है, देखिए आयन निम्नलिखित में से कौन आयन प्रति चुंबकीय पदार्थ है, देखो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सोचने वाले बात है नहीं, अभी जो मैंने करवाया ना वो भी प्रति चुंबकीय पदार्थ था, कॉपर प्लस वन था वो भी प्रति चुंबकीय, क्यों, क्योंकि उसका उसका पूर्ण रूप से भरा हुआ था इलेक्ट्रॉन का कक्षा। अब यहाँ पर समझना, थोड़ा वीडियो छोड़ के मत चल जाना, महामूर्ख की गिनती में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा समझने की बात आया तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा ऐसा आता है, मैंने चुंबक के 2 बार पूछा है, 2022 में और 2025 में, तो ये स्काइडियम जिंक प्लस 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्काइडियम की परमाणु संख्या 21 होता है और 3 गो इस पर प्लस है, यानी कि 3 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, यानी कि आर्गन सिर्फ इसका बच गया, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा ना तो 4s0 और 3d0, यानी कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और जब नहीं बचा रे मेरे प्यारे तो है ये नहीं किसी के पास आगे इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ये खुश है, नहीं है जिंदगी में कोई तो ठीक है, अगर है तब दिक्कत है। देखिए न जोड़ा ना जोड़े कोई ना है, तो ये इसका मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इससे क्यों क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, राइट आंसर सी नंबर। विटामिन देखिए, विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक फ्रैंक, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल और इसके कमी से होने वाला बीमारी रेथौंदी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और इसके कमी से होने वाला रोग बेरे बेरे यानी कि भूख ना लगना, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कार, विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग अस्कार्बे और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी का मतलब होता है ना कि जो त्वचा होता है वो वाला, ये होठ का फटना, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल तो छोड़ो सन, विटामिन सी का रासायनिक नाम हाँ स्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टोटरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल संतरा, निकोटिनिक अम्ल, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देख लो, 30 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 कोबाल्ट पाया जाता है, पढ़ाया 9वां चैप्टर कोबाल्ट वाला पढ़े किए 9वां चैप्टर में, तो इसमें उसी का क्वेश्चन है किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन बी 12 में उपस्थित होता है, किसमें, विटामिन बी 12 में, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। और एक और बात बताया तो यहाँ पर एस्टेरॉइड संबंधित होता है, किससे, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड संबंधित होता है, ये विटामिन डी से पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में आएगा, एस्टेरॉइड संबंधित है, तो विटामिन
ए से किससे संबंधित है? विटामिन डी से। और विटामिन B12 किससे संबंधित है? तो कोबाल्ट से। ठीक है, तो ये सब वो चीज है जो छोटी छोटी बातें जो आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, समझ लो। स्टेरॉइड किससे संबंधित है? विटामिन डी से। और कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन से बड़ा नंबर क्लियर कर दिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन। योगशील बहुलक कौन है? तो देखिए, योगशील बहुलक वे होते हैं जो उच्च घनत्व वाले होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो आपको पता होगा पॉलीथीन जो उच्च घनत्व का बहुलक होता है। तो पॉलीथीन देखिए, तो यहाँ पर आंसर में लिख दिया उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। तो योगशील बहुलक कौन होता है? पॉलीथीन। और पॉलीथीन का एकलक कौन होता है? मोनोमर। तो इथिलीन होता है। ये क्या बोल रहे हो? अरे पैरेलल पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। इथिलीन है। ये क्या चीज है? पूछेगा पॉलीथीन का मोनोमर है। मोनोमर का मतलब छोटा से छोटा इकाई। जैसे आपका शरीर किससे बना हुआ? कोशिका से। उसी प्रकार पॉलीथीन किससे बना हुआ? एथिलीन से। एथिलीन। एथिलीन का मतलब, अरे डबल बॉन्ड वाला नहीं पढ़े? एल्केन, एल्कोन, एल्काइन, तो वो वाला चीज है। एथिलीन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोशिका। इसका पॉलीथीन का मतलब बहुत सारा एथिलीन मिल करके, एक लाख मिल करके, मोनोमर मिल करके पॉलीथीन को जन्म दिया है। जैसे कि आपका शरीर कोशिका से बना हुआ है ना, उसी प्रकार पॉलीथीन बना हुआ है एथिलीन से, बहुत सारे एथिलीन से। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। और ये जो नाइलॉन सिक्स है, नाइलॉन सिक्स है, टेफ्लॉन है, ये सब संगणक बोलक है। कौन बोलक? संगणक। ये क्या होता है? अरे प्यारलाल पढ़ाए हैं संगणक, जाके देखिए। इतना बढ़िया से पढ़ाए और कहोगे कि कैसा क्या होता है, इतना आसान परिभाषा में। संगणक बोलक क्या चाहिए? संगणक बोलक। एकदम एक बार में परिभाषा याद करने वाला करवाए हैं। आज ये अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा था कि देखो किसका एक लाख है? बताओ, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टेफ्लॉन का एक लाख है, किसका? प्यारलाल टेफ्लॉन का। क्या चाहिए? टेट्राफ्लोराइड डाइक्लोराइड। इसका टेट्राफ्लोराइड, 4 गो फ्लोराइड है ना, और डाइगो क्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो किसका एक लाख? टेफ्लॉन। देखिएगा, हाँ यहाँ पर शुरू में मिल रहा है। ये 2022 में पूछा, जहां तक हमको याद है। ठीक है, F2CF2 किसका एक लाख है? किसका मोनोमर है? इसको मोनोमर इंग्लिश में कहा जाता है। देख लीजिए कहीं पर, देखिए मोनोमर लिखा हुआ है ना, इसीलिए दोनों नाम याद है कि हिंदी में एक लाख, इंग्लिश में मोनोमर। तो इसको क्या होता है इसका एक लाख? तो आपका होता है टेफ्लॉन। यानी कि टेफ्लॉन बना होता है इस सब से मिलके, इस सब से मिलके बना हुआ टेफ्लॉन। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आज प्यारे स्टूडेंट्स, देखो क्लोरोविन की क्या है? देखिए क्लोरोविन क्या है? अरे इतना आसान क्वेश्चन आ गया, ये कैसे हो गया? ये बोर्ड में पक्का आ सकता है क्वेश्चन, कोई इग्नोर मत करेगा ना, तो हम इग्नोर कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्लोरोक्विन है, तो ये एंटी मटेरियल दवा, ये का चीज होता है? एंटी मलेरियल दवा। अरे फिर मलेरिया किसी को हुआ है बताओ तो, साथ साथ मलेरिया आपको कभी हुआ है? ना हुआ है तो अच्छी बात है, हुआ था तब तो दिक्कत है, दवा भी याद होगा आपको। ये जो क्लोरोक्विन जो होता है, ये दवा जो होता है एंटी मलेरियल होता है दवा। कौन सी दवा होता है? एंटी मलेरियल दवा, यानी कि मलेरिया में यूज होता है ये दवा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपका पूछा जाएगा क्लोरोक्विन है तो एंटी मटेरियल दवा, और ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जितना मेहनत किए हुए, मेरे पास पिछले 5 साल का मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम जब से शुरू है, वो सब का क्वेश्चन हर चीज का है। बस ये सब कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। दर्दनाशक कौन सा दवा होता है? तो ये आपको दर्द को कम करता है, जैसे एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। और एंटीबायोटिक तो आप लोग जानते कहते हैं ज्वरनाशक, जो है जो बुखार को कम कर दे। अगला क्वेश्चन आ जाइए। और नोट्स आपको सही विद्यार्थियों को ले लेना है। ठीक है, हाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं है, लिखवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बड़े तेरह तरह 4 को लिखवाए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा 4 को लिखवाए हैं। जिसमें से पहला जो है टेट्रासाइक्लिन, ये कौन सी दवा है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा। ये वही दवा देखिए क्लोरोमाइसिटिन, ये भी आपका जो कि टाइफाइड की बीमारी में यूज किया जाता है। तो ये वाला भी दवा जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। तो दोनों हो गया। अब देखिए पेंसिलिन ये नहीं लिखवाए, नहीं ना लिखवाया है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने किया था, लेकिन ये वाला मैंने नहीं लिखवाया है। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं है, तो नहीं है तो अब कौन हो जाएगा? पेंसिलिन हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। और यहाँ पर क्लोरोमाइसिटिन, ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड में 100% आ सकता है, कोई कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, और जो हम 100% गेस बोल देते प्यारलाल, हर साल का रिकॉर्ड जाके देखिए, हर साल लड़ जाता है। बस मेहनत से पढ़ते चलिए। पिछला बार 70 में 65 ऑब्जेक्टिव लड़ा था, सब्जेक्टिव तो पूरा लड़ा था, बस मेहनत कीजिए। देखो गैमेक्सिन, बताना गैमेक्सिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कमेंट करके देना, बताओ गैमेक्सिन है।
तो बच्चों बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा। क्यों? बेंजीन, इसको शॉर्ट में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC भी कहा जाता है शॉर्ट में, तो इसका रासायनिक नाम होता है। तो कौन गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो राइट आंसर है सी नंबर, याद रखना। ये क्या चाहिए तो पता है, ये कीटनाशक होता है, इसका नाम कीटनाशक होता है। अगला देख लीजिए, किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो पोटेशियम सल्फेट का हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है, सबको पता होगा। पोटेशियम सल्फेट, केटो का मतलब पोटेशियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट सल्फेट का हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होता है। और सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स ले लीजिए फटाफट से ऑल सब्जेक्ट का। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरा 95% से अधिक मार्क्स आए, या आप लोग बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं, तो इस नंबर पर जरूर से कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। एक फैराड बराबर क्या होता है? 96,500 गुलाम। कहां पर गया 96,500 गुलाम? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है ना, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, पुनः से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। लेकिन जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है ना, तो उसका आइनोड और कैथोड होता है ना, वहां पर लेड सल्फेट, कौन? लेड सल्फेट पुनः उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्यार बच्चों इसमें H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है, धैनोड और आइनोड जो होता है ना, उस पर लेड सल्फेट उत्पन्न होता है, जिसके कारण सल्फ्यूरिक अम्ल खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैसा गोलक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबालता है, तो इसको हम लोग एजियोट्रोपिक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सब करवाया हुआ देखिए बोर्ड में आया हुआ है, तो आप लोग बस याद कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए, बस रोज क्लास कीजिए, बस वही चाहिए। देखिए ऑक्सीजन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस प्रकार का सेल है? ईंधन सेल। कौन सा सेल है? ईंधन सेल ना है? बताइए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिख देना, और परिभाषा भी लिख देना, बहुत अच्छे तरीके से करवाया हूँ, हो सकता है 2026 में 5 नंबर में पूछ दे प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल क्या है, तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की दर बताओ। रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समय के साथ घटती है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। किसी रासायनिक के अभिक्रिया के दर समय के साथ घटती है, ये वाला सही हो जाएगा। समय के साथ घटती है मेरे प्यारे लाल, इसलिए याद है कि समय के साथ घटती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो समय के साथ रसायन उसकी जो दर होगी अभिक्रिया करने की, वो घटते चली जाएगी, इसीलिए बे नंबर ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो, इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में ही लेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो कहा जरा कि जब एसीटोन एसीटोन को तनु H2SO4 एवं पारा सल्फेट की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तो यौगिक बनता है। तो क्या बनता है बताओ? यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। ऐसे तो आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, आप कैसे बनेगा वो सारा चीज अब ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। एसिटिलीन को H2SO4 को प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो बस यहाँ से भी थोड़ा ध्यान रखो, एस्टल्डिहाइड ऑर्गेनिक में हम आपको इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए, सबसे कम वाष्पशील जो होता है H2O होता है। क्या होता है पहले बच्चों? सबसे कम वाष्पशील जो होता है H2O होता है, यानी कि सबसे निम्नलिखित में से कम वाष्पशील कौन है? तो याद आपको रखना पड़ेगा पहले बच्चों, H2O जो होता है सबसे कम वाष्पशील होता है। इस बात को थोड़ा समझो और बेहतर तरीके से करते चलो। सबसे कम वाष्पशील जल। सबेलेंगेट क्या होता है? सबेलेंगेट भस्म होता है, जिसे क्षार भी कहते हैं। सबेलेंगेट क्या होता है? क्षार भी कहते हैं, ये तो इसको भस्म में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसे मेथेनॉल भी कहते हैं, CHO। अगर मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछूं कि मेथेनॉल का तुम फॉर्मूला बताओ, नहीं बता पाएगा। मेथेनॉल और मेथेनॉल में उसको अंतर नहीं पता चलेगा, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि 11th पढ़ के उसमें ना आया, करने करने से पढ़ लिया जैसे तैसे 11th। मेथेनॉल और मेथेनॉल में अंतर होता है। मेथनॉल अल्कोहल होता है और मेथनॉल आपका एल्डिहाइड होता है, तो इसको मेथनॉल या मेथनॉल भी बोल सकते हैं, जिसके लास्ट में अल लगता है ना, अल अल, तो उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, क्या चाहिए? एल्डिहाइड बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है तो क्या बनता है? तो आपका बनेगा हेक्सा मेथिलीन डाइटेट्राइमेट। क्या? हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 गो कार्बन। हेक्सा मेथिलीन, मेथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2। तो हाइड्रोजन क्यों हो जाएगा इसका दोगुना, इसका 6 हुआ, ठीक है।
तो इसका हाइड्रोजन का 6 गुना 12 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, टेट्रामेन, यानी कि 4 गो टेट्रामेन, ठीक है, टेट्रामेन एमेन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों एन की संख्या 4 को, तो ये आपका बनेगा क्या चे, हेक्सामेथिलीन टेट्रामेन, ठीक है, ये वाला पदार्थ बन गया। इसलिए आप लोग थोड़ा याद रखें, ये सब वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछेगा आपके बोर्ड में। क्या तब तो आप लोग सोचते हैं रट भी लेंगे तो काम चल जाएगा, हाँ ये बात सही है, रट भी लेंगे तो काम चल जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। आता है, जरूरी नहीं कि 2026 में आए, हो सकता है 27 में आ जाए, इसलिए एक सब क्वेश्चन करते चलो जितना करवाते हैं। देखो ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, ये एमाइड का क्रियाशील मूलक है, ये एस्टर का क्रियाशील मूलक है, और ये किसी का नहीं है। अरे पैरेलल पूछा गया एस्टर का, तो एस्टर का क्रियाशील मूलक COO, ये किसका क्रियाशील मूलक है, तो एस्टर का। अच्छा ऐसा बात है, एस्टर का, हाँ एस्टर का क्रियाशील मूलक है। और ये एल्डिहाइड का, ये एमाइड का है। अरे ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, बताओ। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला मुझे पता है कि अधिकांश स्टूडेंट्स को पता ना होगा। अब वैसे क्या करें, मेहनत करवावेंगे भी, नोट्स देंगे भी, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे भी, पीटेंगे भी, ग्रुप में मैसेज भी करेंगे, तब पर भी नहीं पढ़ेगा। क्या बोल सकते हैं उसको, नाम बताना कमेंट में। सोडियम बाइकार्बोनेट से कर सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, इसे मेथनोइक अम्ल कहते हैं, मेथनोइक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड क्या चीज होता है, जिसे मेथनॉल भी कहते हैं, HCHO होता है, ये मेथनॉल है और ये मेथनोइक अम्ल है। ये दोनों में अंतर किसके द्वारा किया जाता था, सोडियम बाइकार्बोनेट से। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब पता चलेगा कि लोग कंफ्यूजन में है, इसीलिए याद रखो सोडियम बाइकार्बोनेट से इसका अंतर किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड और कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। अगला देखिए, कौन आल्टर्नल संज्ञा नहीं देता, बताओ। आल्टर्नल संज्ञा नहीं देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वो हो होना चाहिए, वो आल्टर्नल संज्ञा अभिक्रिया देगा, यानी कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब कहोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अरे प्यारेलाल कैसी बात करते हो, अल्फा हाइड्रोजन 11th में पढ़ना है, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा सब 11th में पढ़ना है। तो देखो मेथनॉल पहले आ गया था, मेथनॉल का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो एच क्या चीज होता है, मैं बगल में लिख देता हूँ, देखो ना भी समझ में आए तो समझने का प्रयास करो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एथेनॉल का मतलब होता है CH3CHO, जो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना। प्रोपेनॉन में भी हो जाएगा, प्रोपेनॉल में भी हो जाएगा, यानी कि सब में है, लेकिन यहाँ पर मेथनॉल में नहीं है, पढ़ाया हुआ चीज है। मेथनॉल का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके कारण ये आल्टर्नल संघनन अभिक्रिया देगा ही नहीं। इतना आसान है कि क्या ही बताएं, और मैंने 100% गेस करके बोल दिया है कि कैनेजारो अभिक्रिया, एल्डरनल संघनन अभिक्रिया 5 नंबर में आएगा। आप भी नहीं याद है तो धिक्कार ऐसे स्टूडेंट पर, पढ़ाना क्या फायदा है। अगर बता दें कि 100% आएगा तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो वायरल क्वेश्चन तुम 2 घंटा में क्या कवर लेगा, इसीलिए समझिए वायरल से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का संहरण किसके विधि से किया जाता है, याद रखना सल्फाइड अयस्कों का संहरण प्राय किस विधि से किया जाता है, तो फेनोत्प्लवन विधि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फाइड अयस्कों का संहरण फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है। तो इस बात को थोड़ा समझो, सल्फाइड अयस्क का संहरण फेनोत्प्लवन विधि से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोडियम अवर्सानी के किस ग्रुप का सदस्य है, तो देखो पहला को कहा जाता है ग्रुप वंश होता है ना, इस धातु में दो वर्ग होता है। पहला जो होता है उसको क्षार धातु कहते हैं, दूसरा को बोलते हैं क्षारीय मृदा। पहला का क्षार और दूसरा को क्षारीय मृदा ही ना कहते हैं। तो क्षार धातु जिसे कहा जाता है वो सोडियम उसी ग्रुप का सदस्य है, ग्रुप 1। और इसका साफ ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, क्योंकि सब एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और ग्रुप 2 जो होता है दो को इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, उसको क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। और उसका ट्रिक होता है बेटा मांगे स्कारट को स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, वो इलेक्ट्रिक था, उसको क्षारीय मृदा कहते हैं। इसको क्षार धातु कहता है, ग्रुप 1 का तत्व है सोडियम जिसके अंतर्गत है। देखिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा के बाद क्या है कि दूसरा वर्ग के बाद क्या है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² होता है। और क्षारीय धातु का क्या चाहिए होता है, NS1। क्षारीय धातु ग्रुप 1 के तत्व को कहा जाता है, और ग्रुप 2 के तत्व को क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, इसका लिए मैंने ट्रिक बता रखा है, ऑफलाइन वाला स्टूडेंट को नहीं पता तो मार के थपिया देंगे कैसे है, क्योंकि मैंने ट्रिक दिखाया था क्या चाहिए, PSF, एक बार 2 बार नहीं,
ऑफलाइन में पिटाया भी होगा, उसके लिए बताए भी होंगे, फिर भी नहीं याद है तो लपड़ थप्पड़ जारी रहेगा। लेकिन न्यूक्लिक अम्लों में क्रम क्या होता है, तो इसमें होता है बीएसएफ का, किसका होता है, बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है भास्म साकरा फॉस्फेट। क्या होता है, भास्म साकरा फॉस्फेट। तो भास्म साकरा फॉस्फेट, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर देगा, भास्म साकरा फॉस्फेट। बीएसएफ एक जवान होता है आर्मी का, तो उसके लिए मैंने ट्रिक दिया था बीएसएफ। तो भास्म साकर शुगर, भास्म नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, भास्म सुगर फॉस्फेट लिखना है ना, भास्म सुगर फॉस्फेट बीएसएफ। तो इसका ट्रिक हो जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन तो देख कहा जा रहा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज मोनोसोक्राइड है। क्यों, क्योंकि मोनोसोक्राइड का मतलब होता है उसको जल अपघटन नहीं किया जाए। अरे जल अपघटन नहीं किया जा सकता मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा रखे हैं, और कार्बोहाइड्रेट में 5 नंबर में गेस किए थे, 2026 में आया ना 25 में, देखिए जाके 5 नंबर में। पहला क्वेश्चन ये था मेरा नोट्स कार्ड, यही 5 नंबर में आया था। सो तो था C6H12O6। ये ग्लूकोज बता, इसको और क्या तोड़ सकते हैं। अरे बेचारा पहले से टूटा है, स्टार्च में भी टूटा है, सुक्रोज में भी टूटा है, बेचारा टूट टूट के इतनी सुख बचा है, तो इसको और क्या तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ नहीं सकते। इसलिए मोनोसैकेराइड भी होता है जिसको हम लोग और खंड नहीं कर सकते, मतलब और जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। जल अपघटन का मतलब तोड़ना। देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जैसे जलांशित नहीं किया जाता है, तो मैंने अभी बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा था कि मोनोसैकेराइड को जलांशित नहीं कर सकते, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इससे बाहर कहाँ से हो जाएगा बोर्ड में क्वेश्चन, इससे ही बाहर पूछेगा, कहाँ से बाहर से पूछ लेगा। ज्यादा ग्लूकोज पूछेगा, फ्रुक्टोज पूछेगा, अरे कहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन, हिम्मत नहीं बिहार बोर्ड का। सरेंडर, जलांशित नहीं किया जा सकता था मोनोसैकेराइड। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला तोता में 5 गो जल का अणु और हरा तोता में 7 गो जल का अणु। तो 5 गो जल का अणु तो कॉपर सल्फेट 5H2। इसका नाम कुछ विद्यार्थी ना जानते होंगे क्योंकि 11 पढ़वे नहीं किए हैं। अच्छा ना पढ़े हैं, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हाँ पेंटाहाइड्रेट, हाँ प्यारेलाल, 5 को तो जल रहता है ना उसको हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, मतलब हाइड्रोजन का है ये, हाँ ये हाइड्रोजन का, इसलिए इसको हाइड्रेट बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज द राइट आंसर, बी नंबर होगा, ध्यान रखिए। मेहनती स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, मेहनती स्टूडेंट वो होता है जो अपने समय को समझता है, हर वक्त मेहनत करता है। एक क्या बोले, एक बेकार स्टूडेंट का पहचान होता है कि मोबाइल में क्या क्या रखेगा, पैसा कमाने वाला ऐप्स, ये ऐप वो ऐप, ये ऐप फालतू का, फ्री फायर इंस्टाग्राम रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय के साथ अभी नहीं है। जिंक ब्लेड किसका सामने, जिंक ब्लेड होता है सल्फाइड एस, जेडएनएस जिसके लास्ट में एस है वो सल्फाइड एस का है, तो इसको सामने किया जाता है फेनोत्प्लवन विधि से। कौन सा विधि, फेनोत्प्लवन विधि, यानी कि जेडएनएस सल्फाइड एस का है, और ये जिंक का आयस्क होता है, पता होगा आपको। और जिंक का आयस्क होने के साथ साथ प्यारे बच्चों जिसके लास्ट में एस होता है वो सल्फाइड एस होता है। बात को समझिए, और यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है मेरे प्यारे लाल, तो बायोतपघटन शोधन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल्दी से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपड़ा कॉपर कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट। डेक्काहाइड्रेट, डेक्का मतलब 10। अयास्क में अशुद्धि, अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। अयास्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, पता होगा सबको, गैंग कहते हैं। कॉपर माटे में होता है, तो कॉपर में होता है प्यारे बच्चों Cu2S और Fe इसका कॉपर डाई सल्फेट और फेरस सल्फेट, सल्फाइड 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 सल्फेट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देख लीजिए, कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो सकेगा, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर से जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक दवा। एनाल जैसे जो धातु को कम करे, अरे यार इतना सुंदर क्वेश्चन है। एगो अगर पूछ देंगे ना एनाल जैसे दवा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट है तो कमेंट कीजिए भी, एगो सिर्फ एक दवा, एनाल जैसे दवा, सिर्फ एक दवा पूछे हैं, 3-4 गो लिखवाए हैं, सिर्फ एक गो हम आपसे पूछ रहे हैं कि एगो एनाल जैसे दवा का नाम बता दीजिए, फिर हम मान लेंगे कितना मेहनत करते हैं। ये तो एंटीपायरेटिक पता होगा, पैरासिटामोल। गेल्सिरॉल है तो ये कहते हैं कि गेल्सिरॉल क्या चीज है तो बताइए, तो गेल्सिरॉल जो होता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। ये क्यों ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, तो देखिएगा 2019 में भी क्वेश्चन आया है। गेल्सिरॉल है, गेल्सिरॉल का स्ट्रक्चर करवाया है, अब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। गेल्सिरॉल ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल होता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी शुरू में बता दें अल्कोहल के प्रकार में कोई देखो मेहनत से पढ़ेगा, पढ़ाई कुछ नहीं, कोई चीज नहीं है, बड़ा चीज है ही नहीं है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन, देखो कायरल कार्बन क्या पढ़ा चुके हैं, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होता है,
तो 4 गो होता है। देखिए नहीं करवाए हैं, ग्लूकोज में कायरल कार्बन, अब ग्लूकोज से क्या चाहिए होता है, C6H12O6, तो यहाँ पर तो कार्बन क्या वो बना सकता है, 4 गो से, तो यहाँ पर 4 गो हो जाएगा। कार्बन की संख्या क्या होगा, देखते हैं, 4 गो होगा, पढ़ाया हुआ चीज है। फलों की शर्करा क्या कहलाती है, तो फ्रुक्टोज कहलाएगा भैया, ठीक है। और सबसे मीठा कौन कहलाता है, तो कमेंट कर दो। फलों की शर्करा क्या कहलाती है, तो फ्रुक्टोज कहलाती है, ठीक है। तो आगे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन है पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में, बताओ। मैं बीच में अगर ध्यान दोगे तो बोले थे कि एक बात कहना भूल गए, तो उस समय जब पढ़ा रहे थे स्टार्च के बारे में, ये बात मैंने बोला कि स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्टार्च जो प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना आप लोगों को, पॉलीसेकेराइड कौन हो जाएगा, तो स्टार्च हो जाएगा, कौन हो जाएगा, स्टार्च। क्या चाहिए, स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड। चलिए 4 क्वेश्चन और बच गया प्यार बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड, 10 मोनोसेक्राइड, 3 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड दे सकता है, ओलिगोसेक्राइड है। पॉली अनेक दे सकता है, बहुत सारा दे सकता है, बहुत सा, पॉली का मतलब बहुत सारा, और 3 से 10 को देगा, वो ओलिगोसेक्राइड देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक में पहले से पूछा हुआ है, तो इससे बाहर और क्या आ सकता है, सब तो परिभाषा 5 नंबर में जो पूछा है 2025 में, सब तो 1 नंबर यह घुसा दिया है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22, चीनी का सूत्र पूछा जाए, गन्ने का चीनी, ये वाला नहीं है, गन्ने का सूत्र C12H22, यही है, C12H22, हाँ यही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुक्रोज का सूत्र होता है, इस सुक्रोज के जल अपघटन से क्या मिलता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है ना, मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C12H22O11, और प्लस में C12H22O11, इसका जल अपघटन से मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत आसान चीज है ये सब चीज। सबसे मीठा कौन होता है, मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे मीठा तो फ्रुक्टोज ना होता है, कि सुक्रोज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा मेरे प्यारे लाल, सबसे मीठा तो हमको लगता है फ्रुक्टोज ही होगा, क्योंकि फलों के शर्करा फ्रुक्टोज कहलाता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। अमोनिया आदि लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मैट्रिक में पढ़े होंगे। अमोनिया अमोनिया होता है NH3, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, नीला में बदल देता है। और प्यारे लाल, आप लोग को एक काम करना, नोट से भी आ रही यार, एक होमवर्क लेने भूल गए थे, चलो अपने मन से मैं होमवर्क एक दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जल में पाया जाता है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन बी, मान लो कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड हादापा होगा, और सी में मान लो कौन सा बंध, सिग्मा बंध, डी में पाई बंध, बताओ जल में कौन सा बंध पाया जाता है, कमेंट कर देना। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा, और बेहतर तैयारी करिए, आपका टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में 95% वो पार, और बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आना। तो ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ प्यारे लाल, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा, और ग्रुप में जोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।